नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का स्वागत है। और अपन लास्ट वीडियो में यहाँ तक बात कर रहे थे। चलो अब आगे बात करते हैं। और ये जो अपना चैप्टर है वो हिस्ट्री 7th क्लास का है, तो इससे पहले का वीडियो देखें, उसके बाद में इसको देखें आप। ठीक है, चलो। दिल्ली सल्तनत जैसे क्या हो रहा है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर, पहले जो अपने वाले थे वो सामंत और जमींदार रखते थे, के स्थान पर विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। और इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास कर कर उनके ऊपर निर्भर रह सकते थे। तो ये ध्यान रखना है कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर बाद के जो राजपूत वंश था, उसके बाद की जितने भी वंश शासन करने के लिए आए, वो जो अपने सामंत और सूबेदार होते थे वो गुलामों को बनाते थे, क्योंकि गुलामों को वो अधिक विश्वसनीय मानते थे और विश्वास पात्र मानते थे। तो एक के बारे में क्या यहाँ पे अपने को उल्लेख भी मिलता है कि बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी वहाँ जो सुल्तान होते थे उनको, कि जो आपका गुलाम होता है वो आपकी सेवा करेगा। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बेचने और बनाने वाला, फिराज जाम नामक नाई और मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। और 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरणों के रूप में किया। तो ध्यान रखना कि ये जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक था उसने क्या किया था कि जो राजनीतिक ऊंचे पद है उसके ऊपर अयोग्य व्यक्तियों को बैठा दिया, जिससे क्या हुआ कि उसका पूरा प्रशासन हिल गया था। ठीक है, आगे देखो। अब जो सुल्तान होते थे उन सुल्तानों का प्रशासन किस तरीके से चलता था उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। पहले सुल्तान, अब देखो पूरी पूरी डिटेल इसके अंदर दी है। पहले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, और ये इलाके इक्ता कहलाते थे। ठीक है। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी जो था वो इक्तादार या मुक्ति कहलाता था। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अब जो इक्ते या इक्तेदार जो होते थे उनका मतलब था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने जो इक्ता है उसके अंडर में जो एरिया आ रहा है उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली करते थे। अब वो वहाँ जो अपने अंडर में जो एरिया आता था उससे राजस्व वसूली करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, और एक जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। ध्यान रखना, जो यहाँ पे इकते थे इनको क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था, जिससे क्या है कि किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होने लगा था, और मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था, यानी ऑडिट भेजी जाती थी। और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूल रहे हैं या तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे जाते थे। ठीक है, आगे देखो। कुछ पुराने सामंत और जमींदारी राजस्व निर्धारण और कर वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे, और उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन से? एक तो खराज था जो कृषि से लिया जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। उसके बाद में मवेशियों से लिया जाता था और घरों से टैक्स लिया जाता था। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता है। कौन है? इब्न बतूता है, अफ्रीका से आया था, मोरक्को से। कौन सी सदी में? 14वीं सदी में। आगे देखो। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में
मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्शियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत पर दावे बोलने शुरू कर दिए। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों ने बहुत अधिक दावे बोले थे। तो ध्यान रखना है, मंगोलों के शासनकाल के ऊपर जो चंगेज़ खान है मंगोलों के अंदर, वो भारत में जब दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है तो उस समय यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये दो प्रमुख शासक थे। चंगेज़ खान से सुल्तानों का सामना। अब देखो, दो सुल्तान हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी क्या कार्य करता है और तुगलक किस तरीके से सामना करता है चंगेज़ खान से, वो बात है। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 1299 और 1300 में, और दूसरा हुआ था 1302 और 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभ वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई, यानी मंगोल सेना हार गई थी। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्शियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। अब भाई साहब ये उड़ने लग गया कि भाई साहब अब चंगेज़ खान ने टेक दियो तो हालां भी चंगेज़ खान वाली पूरी राजधानी नहीं तहस नहस करी हूँ और एक स्थायी सेना तैयार कर उसका आक्रामक कदम था। तो पहले तो अलाउद्दीन खिलजी का भी बढ़िया प्रदर्शन रहा और मोहम्मद बिन तुगलक का भी बढ़िया प्रदर्शन रहा। दूसरे में देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, जो कि आपके ऊपर मैप दिया था उसके अंदर आप देख सकते हो। तो ध्यान रखना, चंगेज़ खान से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी एक नया गैरिसन शहर बनाता है, यानी जहाँ पे सैनिक टुकड़ी रहती है, वो कौन सा बनाया, सीरी। और नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दहली ए कुहना के निवासियों को खाली करवाया और खाली करवा कर वहाँ के सैनिक सामने बना दिए। यानी दहली ए कुहना जो है वो कौन खाली करवाया, मोहम्मद तुगलक, और इसने वहाँ पे सैनिक सामने बना दी और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी राजधानी दौलताबाद भेज दिया। तो ये इसका जो कदम था वो कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि एक राजधानी, एक क्षेत्र पूरा खाली करवा के वहाँ दूसरी जगह भेजना, तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर थोड़ी भावना गलत बैठ जाती है कि भाई साहब हमारे को घर खाली करवा दिए गए और दूसरी जगह भेज दिया गया, तो वहाँ बहुत सारी जोर ज़बरदस्ती भी की गई। तो ये यहाँ पे थोड़ा उसका गलत कदम था, ठीक है। उसके बाद सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा जो है कर के रूप में फिक्स कर दिया गया और सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके के खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों का विशाल संख्या की ज़रूरत पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगा दिया और इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। तो इसका किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब इसने अतिरिक्त टेक्स्ट भी लगाए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, अकाल पड़ गया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद देना शुरू कर दिया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यहाँ आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। तो इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे तथा जो व्यापारी निश्चित करों का उल्लंघन करता था उसे दंड भी दिया जाता था। और मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा यानी टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे और 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था और वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्कों को बचा कर रख लेते थे और वह तमाम इस टोकन की मुद्रा की जगह सुखाते थे और इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बने जाने जा लगे। तो वो जाली सिक्के बनाए जाने लग गए, तो इससे क्या हुआ कि पूरी योजना थी इसकी फ्लॉप हो गई। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासन की बहुत प्रशंसा की और मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब इसका क्या है, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम, प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे, ठीक है। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। जब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया तो अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया और इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए गए लोग बहुत नाराज थे और करों में वर्दी गंगा यमुना दोआब में अकाल से विषुवत जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो उसने जो मुद्रा चलाई थी वो भी उसको वापस लेनी पड़ी, ठीक है। आगे देखो, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर शयद तथा लोधी वंश का शासन रहा। तुगलक वंश के बाद में शयद और लोधी वंश का शासन रहा और तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य उठ हो चुके थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने वापस हराया था और वो जीते थे वो, ठीक है। शेरशाह सुर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को भी उसने चुनौती दे दी और हराया 1530 में, 1540 में, 1555 और 56 के अंदर। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष तक ही शासन किया,
लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर इन्हें और भी सुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। ठीक है, और उसके बाद में 3 श्रेणियां, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, तो ये देख लेते हैं। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 भागों में विभाजित किया गया था, प्रार्थना करने वाला और युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी मिला और इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को भी दृढ़ करने में सहायता मिली। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। अब इसी समूह के अंदर एक नया समूह उभरा जिसका नाम था नाइट, जो एक प्रकार के योद्धा होते थे। ईसाई धर्म एक समूह का संरक्षण देता था, अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रचार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे और कोशिश ये रहती थी कि इन योद्धाओं को अपनी आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्हें यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा है। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियान की एक श्रृंखला चली जिसे क्रुसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया और ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मन में उससे 1 सदी बाद भी इन योद्धाओं की दीनहीन अतीत को भुला दिया और 12वीं सदी तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 3 प्रकार के वर्ग थे, किसान, खेती करने वाले, युद्ध करने वाले और प्रार्थना करने वाले। ठीक है, अब इस प्रश्न अध्याय में से जीके के जो प्रश्न बन रहे हैं उनको देख लो। किसके शासनकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था? तो चौहानों के शासनकाल के अंदर। ठीक है, दिल्ली में कौन से सिक्के प्रचलित थे आरंभ में? तो दहलीवाल। दिल्ली का संस्थापक कौन है? तो अंगपाल तोमर, जो कि आपके राजपूत वंश से संबंधित है। ठीक है ना, तोमर था, तोमर के बाद में चौहान आए थे। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके काल में हुई? तो गयासुद्दीन बलबन के काल में। ठीक है, और 13वीं सदी के आरंभ में। दिल्ली सल्तनत का विस्तार किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसके अंदर ध्यान रखना विशेषकर दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत के अभियान। ठीक है, मक्का मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? कबीला कहा जाता है। और भारत के अंदर मक्का की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। ठीक है, जिस मस्जिद में एक साथ अनेक मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? जामा मस्जिद कहा जाता है। भारत में मक्का किस दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है। सल्तनत काल में कृषि पर लगाए जाने वाला कर खराज कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए गैरसिन शहर का निर्माण किया, उसका नाम क्या था? सीरी। और किससे लड़ाई? तो वो कौन सा? चंगेज खान। कौन सा खान? चंगेज खान। ठीक है, किस तुर्क शासक के काल में नकली मुद्रा का प्रचलन हुआ? मोहम्मद तुगलक के अंदर। ठीक है, फ्रांस में ईसाइयों द्वारा यरूशलेम को मुक्त करवाने के लिए चलाए गए धर्म युद्ध को क्या कहा जाता था? क्रुसेड कहा जाता था। और क्रुसेड नामक धर्म युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। इसी के साथ आपका तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद में जस्ट मैं आपको इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों की जो क्लास है वो होगी और इन नोट्स की PDF आपको मिलेगी लक्ष्मण धारा प्लेटफॉर्म के ऊपर, सॉरी लक्ष्मण धारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF, और उसकी PDF मैं जस्ट अभी अपलोड कर दूंगा जिसका लिंक भी आपको यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।